सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी है 32 यानी 32 और तिथि है 2 फरवरी 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें व्याकरण पढ़ना है और व्याकरण में पढ़ना है उपसर्ग को। तो जान लेते हैं उपसर्ग क्या होता है। यानी कि जब किसी शब्द के आगे कोई एक शब्द लगता है, अक्षर लगता है, तो समझिए एक नया शब्द बनता है और उसका अर्थ भी अलग होता है। तो आइए हम वर्कशीट के हिसाब से पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी जोड़ने पर क्रमशः आहार, प्रहार, विहार। अब हार का मतलब तो हम बच्चों ये समझते हैं कि वह हार गया एक तरह से, है ना। हार को हम यही तो कहते हैं, लेकिन वी उपसर्ग लगते ही विहार हो गया। अब हार में प्र लगाया तो प्रहार हो गया, हार में आ लगाया तो आहार हो गया। देखिए कैसे शब्दों के अर्थ भी बदल गए और एक नया अर्थ उसमें शामिल हो गया। तो जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं, जैसे हार पराजय, फूलों की माला, तो एक हार पराजय होता है यानी हार ना होता है, दूसरा फूलों की माला को भी हार कहते हैं जो हम गले में डालते हैं। तो इस तरह आहार, आहार हो गया भोजन, प्रहार मतलब चोट करना और विहार मतलब भ्रमण करना, घूमना। तो किस तरह देखिए हमने ये 3 उपसर्गों का इस्तेमाल किया हार शब्द में। देखिए शब्द वही है, लेकिन उपसर्ग यानी उनके आरंभ में यानी शुरू में लगकर एक नया शब्द बना दिया और उसका अर्थ भी अलग और नया हो गया। तो परिभाषा पढ़ते हैं उपसर्ग की कि अतः वे शब्दांश यानी शब्दों के अंश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी कि शब्द के शुरू में लगते हैं ये उपसर्ग और एकदम से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है और शब्द भी बदल जाता है। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं प्यारे बच्चों। एक है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हैं हिंदी के उपसर्ग और तीसरे हैं विदेशी उपसर्ग। आइए जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। का यानी संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति, आचार यानी कि अत्याचार, दुर जमा लभ यानी कि दुर्लभ। यानी कि संस्कृत के उपसर्ग वे उपसर्ग हो गए जो संस्कृत भाषा से शब्द हिंदी में आए हैं और उनके साथ उपसर्ग जुड़कर एक नया अर्थ बना देते हैं। तो इसी तरह हमारा दूसरा है, आप सीधा समझे, संस्कृत के उपसर्ग वे उपसर्ग हो गए जो संस्कृत भाषा से सीधे शब्द हिंदी में आ गए हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई ये शुद्ध शब्द है। इस तरह हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। अधजला यानी कि अधजला, कुचाल, कुचाल, बिना मांगे यानी बिन मांगे। इस तरह यानी संस्कृत से कुछ सुधर कर यानी कि आसान शब्द जो बने उन्हें तद्भव कहा गया। यानी संस्कृत से निकलकर जो शब्द हिंदी में आए बाद में, जिनका हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं, वो तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहलाए। अब हमारा है विदेशी उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत यानी आने वाले, यानी जो लाए गए हैं। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ला इलाज, ला इलाज, इलाज शब्द है ला, यानी कि ये एक तरह से अरबी फारसी का उपसर्ग हुआ। हमसफ़र
ये भी फारसी का शब्द उपसर्ग हुआ। हरदम, ये भी। तो इस तरह विदेशी उपसर्गों का भी हम प्रयोग करते हैं। तो 3 तरह के हमारे उपसर्ग हो गए, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी उपसर्ग। आपने इनकी परिभाषा जान ली, बहुत सरल है। आप इतना समझें कि उपसर्ग किसे कहते हैं कि जब किसी शब्द के आरंभ में एक नया शब्दांश यानी एक हिस्सा उसके आगे जुड़ जाता है तो वो नया शब्द बना देता है और नया अर्थ भी दे देता है। आइए अभ्यास से समझते हैं हम कुछ उपसर्गों को। तो प्यारे बच्चों की अब आप भी निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो हमारा पहला है अंतर्राष्ट्रीय। हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, हम समझ जाएंगे कि ये उपसर्ग है और ये उसका मूल यानी मेन शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय, तो अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे शब्द को, अंतर फिर राष्ट्रीय, तो यहाँ सीधा लग जाएगा कि आरंभ यानी शुरू में अंतर उपसर्ग हमारा होगा और मूल यानी मेन शब्द होगा राष्ट्रीय। इसी तरह निर्धन, तो यहाँ निर जमा धन, निर्धन, तो निर हमारा उपसर्ग हो गया और मूल शब्द मेन शब्द हो गया हमारा धन। संयोग, जब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे समयोग होता है, तो यहाँ पर सम जमा योग, सम हमारा उपसर्ग और योग हमारा मूल शब्द। ऐसे ही प्रत्येक, अगर हम इसे और ध्यान से पढ़ेंगे, प्रति एक, यानी प्रति हमारा उपसर्ग है और मूल शब्द है एक। अनपढ़, क्योंकि प्यारे बच्चों जो अनपढ़ यानी अन हमारा उपसर्ग है और पढ़ हमारा मूल शब्द है। ऐसे निहत्ता है, नी जमा हत्ता, तो नी हाद नी जमा हत्ता। भरपेट यानी भर जमा पेट। गैर कानूनी में गैर कानूनी। बेटा तो प्यारे बच्चों जब हम बोलते हैं शब्दों को तो अगर हम ध्यान देंगे तो आपको बहुत आसानी से पता लगेगा कि उपसर्ग कौन सा है और मेन शब्द कौन सा है। बेवजह, बे उपसर्ग हमारा, वजह मूल शब्द है। बाकायदा यानी बा उपसर्ग है और कायदा हमारा मूल शब्द है। तो प्यारे बच्चों जब हम एक बात आप समझें, आमतौर पे जो उपसर्ग हैं उनके अर्थ नहीं होते हैं। आमतौर पर अगर आप अर्थ निकालने की कोशिश करें, आमतौर पर नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, अंतर का मतलब डिफरेंट है ना, अंतर करना कहते हैं हम। तो हर किसी उपसर्ग का आप स्वतंत्र अर्थ नहीं निकाल सकते, वो किसी मुख्य शब्द के साथ जुड़कर ही एक नया अर्थ देता है, वही उसकी विशेषता भी है उपसर्ग की। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये उपसर्ग समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।